Hello guys, welcome back to the eStudent platform. Myself Srijan BR. As I was discussing last 2018 paper of Delhi University, that paper was completely finished for about I had to cover 5 sections, right? 5 sections, and I completed the whole paper. Like 100 questions was there. I completed completely whole 100 questions with a complete concept. So from this section, we can start with the 2014 paper of Delhi University, where we have some more important questions also in this. So once again, welcome back to the student platform. Myself, Srijan BR. ओके गाइस, चलो हम शुरू कर लेंगे 2014 का पेपर, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर अ EU3+. पढ़ो क्वेश्चन। द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ अ EU3+, मतलब क्या है? चलो, यूरोपियम 3+, ठीक है? मतलब इसमें हम फाइंड आउट करना है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है? मतलब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होता है यूरोपियम 3+ के लिए, ठीक है? अब इसमें फाइंड करना है यूरोपियम 3+ का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है? टर्म सिंबल फाइंड करना है, ठीक है? कैसे फाइंड करना है? हमको पता है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, और टर्म सिंबल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है भाई? टर्म सिंबल के लिए हमारा फॉर्मूला NS+1 LJ, इसको ऐसे भी लिख सकता है, और वरना 2S+1 LJ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? अभी नॉर्मली यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xenon 4F7 6S2, ठीक है? ये यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम कर लेंगे यूरोपियम 3+ का, ठीक है? यूरोपियम 3+ का क्या होता है भाई? आउटरमोस्ट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन से रिमूव, राइट? कौन सा होता है? 6 का और इसका 1, ठीक है? मतलब कि नॉर्मली हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 4F6 6S0, है ना? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है यूरोपियम 3+ के लिए। अब हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है? ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल के लिए हमको पहले ऑर्बिटल्स का लिखना है, ठीक है? अभी F ऑर्बिटल में कितना ऑर्बिटल्स होता है? F में 7 ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है? अभी पहले 7 को लिख लेंगे, 3 4 5 6, ठीक है? अब फिल करो, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? हमारा हो गया। अब हमारा ऑर्बिटल आ गया, ठीक है? हमारा 4F6 ऑर्बिटल है। अभी हमारे लिए हमको ये पता होना चाहिए, अभी यस क्या होता है? यस होता है मल्टीप्लिसिटी होता है, ठीक है? ठीक है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है, ठीक है? मल्टीप्लिसिटी होता है, ठीक है? अभी मल्टीप्लिसिटी कितना हो, मल्टीप्लिसिटी फाइंड करने के लिए एन एस है हमारा नॉर्मल फॉर्मूला। एन मतलब कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यस मतलब कि स्पिन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या होता है, ठीक है? हमको नॉर्मली पता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑफ होता है, एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? इस पे नॉर्मली हमको पता है 6 इंटू ऑफ, मतलब कि ऑफ होता है स्पिन, 6 होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इसमें n इज इक्वल टू 6 है, ठीक है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है? अब देखिए, अब आ गया हमारा यस, यस आ चुका है कि अभी इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो 2s+1 फॉर्मूला पे ऊपर 2 3 + 1, इसका मतलब कि 7, हमारा ए आ गया 7, ठीक है? अब चले हम एल फाइंड कर लेंगे। एल के लिए क्या फॉर्मूला भाई?
एल के लिए समेशन ऑफ नंबर ऑफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो हमारा 2s+1 फाइंड किया, हमारा 2s+1 मिल गया 7, ठीक है, 7 मिल गया। अब हमारे लिए क्या है, हम एल फाइंड करना है और जे फाइंड करना है, ठीक है। पहले एम की एल क्या होता है भाई, एल हमको पता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। अब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या है भाई, समेशन ऑफ एमई इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, समेशन ऑफ एमई इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एमई क्या होता है भाई, एमई एमई होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना कितना होता है भाई, नॉर्मली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस L2 माइनस L तक होता है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस L2 माइनस L तक होता है। अभी इसको सब्स्टिट्यूट करो, अभी इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना कितना होता है, इसके लिए +3 है नॉर्मली, इसके +2 है, इक्वली देना होता है, +1 0 +1 +2 +3, हाँ ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इतना पूरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अभी अभी एल फाइंड कर लेंगे हम, हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता है, उसके बाद हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता है, ठीक है। अभी एक एक को सब्स्टिट्यूट करके हम मैग्नेटिक क्वांटम हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कितना है, 3 है, 1 +2 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, इसमें एक ही है, और +1 है, 1 0 है, 1 और -1 1 है, सॉरी -1 है, 1 है, और इसका कितना आता है भाई, इसका -2 है और 1 है, और बस इतना ही है, ठीक है। अब इसको भी कर लेंगे तो कर ले, क्या है 3 होता है, इसका 0 है तो इसको कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो, ये वाला ये वाला ए वाला ए वाला, तो इसमें तो 0 होता है, ठीक है, सबको 0 हो गया, हमारा एल आ गया 3, ठीक है। हमको पता है नॉर्मली एल का वैल्यू क्या है, एल इज इक्वल टू 0 होता है ना, इसको हम एस से डिनोट करता है, और 1 को हम पी, 2 को डी, और 3 को एफ से डिनोट करता है। इसका मतलब कि सॉरी, हम इसको कैप्स लिख लेंगे, कैप्स लेटर्स पे। एस से, 1 को पी से, 2 को डी से, 3 को एफ से, ठीक है। अभी एल इज इक्वल टू एफ हो गया, ठीक है, हमारा आंसर मिल गया, एल का वैल्यू पता चल गया हमको, हमको 2s+1 का भी पता चल गया। देख अभी मैं इसमें लिख लेता हूँ, 2s+1 का वैल्यू हमारा 7 आ गया, अभी एल का तो 3 था, हम 3 को क्या डिनोट करता है, हम एफ से डिनोट करता है। अब हमारा बचा हुआ क्या है, जे, ठीक है। जे क्या होता है भाई, जे क्या होता है, एल होता है हमको पता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, जे क्या होता है, जे होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। अब जे भी फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। देखो यार, जे क्या होता है भाई, जे होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। चले, जे के लिए क्या है, जे के लिए फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ एल माइनस L2 एल प्लस एस, इस दोनों को बीच में कितना नंबर आता है ना, वो पूरा जे वैल्यू आता है, मतलब कि इस दोनों को बीच में कौन सा नंबर आता है,
दे आर ऑल कॉल्ड एज अ जे वैल्यूज। ओके, जे वैल्यूज कैसे होता है, हमारे लिए पूछा है। ओके ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। अभी पता है हमको एल वैल्यू कितना था भाई, एल वैल्यू हमको पता था 3 था। 7 वैल्यू कितना था, हमको 7 वैल्यू पता था, सॉरी एस वैल्यू पता था 7 था। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इधर, सॉरी 3 है प्लस 7 है। ठीक है, अब हमारा मॉडुलस आ गया, नेगेटिव नंबर तो नहीं आता है। ठीक है, चेक करो कितना है, 3 माइनस 7 कितना है, 4 है, 10 है। मतलब इस दोनों को बीच में कितना कितना नंबर है ना, वो पूरा जे वैल्यू आता है। हमारे लिए अभी पूछा है क्या, देखो हमको पता चल गया जे वैल्यू पे पता चल गया। ठीक है, अब चले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे थे, क्वेश्चन पे पूछ रहा है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कितना है, मुझे कितना है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, हमको पता है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल था नॉर्मली कितना था, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल पूछ रहा है। हमारे पास बहुत सारा टर्म्स मिल गए ना हमारे लिए। ओ देखो, अभी इसमें पूछा है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल इसमें दोनों आता है कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है, पूरा मैक्सिमम स्टेट क्या होता है। इसमें ग्राउंड स्टेट को कैसे निकालना है भाई, पहले हमको पता चलना है कि एल माइनस एस होता है ना, ये ग्राउंड स्टेट के लिए होता है। मतलब कि ये ग्राउंड स्टेट के लिए, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट के लिए लोअर वैल्यू, मतलब कि लोअर वैल्यू ग्राउंड स्टेट लेना है और मैक्सिमम स्टेट है ना अपर वैल्यू लेना है। ठीक है, अभी इसमें ग्राउंड स्टेट है एल माइनस एस है, क्यों भाई हम एल माइनस एस ग्राउंड स्टेट क्यों लिया भाई, क्योंकि हाफ मेंबर्ड होता है ना, हाफली फिल्ड। कब ऐसे कैसे डिसाइड कर सकता है, मतलब कि अभी ग्राउंड स्टेट कौन सा है, नॉर्मल स्टेट कौन सा है, मतलब हाउ कैन यू identify which one you should take as a ground state or which one you should take as a normal state. Yeah, actually for this we have to go with the here normally ये होता है ना ऑर्बिटल्स होता है ना, ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स है ना हाफली फिल्ड, मतलब कि ये वाला आंसर है ना एल माइनस एस, ये हम लेना है। ऑर्बिटल्स कब हाफली फिल्ड होता है, कब हाफली फिल्ड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के लिए एल माइनस एस लेना है, एल माइनस एल प्लस एस कब लेना है, मोर देन हाफ फील्ड। मोर देन हाफ फील्ड के लिए हम एल प्लस लेना है, लेस देन हाफ फील्ड के लिए, सॉरी हाफ फील्ड के लिए मतलब लेस देन हाफ फील्ड, ये लेस देन आता है। ठीक है, लेस देन हाफ फील्ड के लिए हम एल माइनस एस लेना है। ठीक है, ठीक है, अब देखो लेस देन हाफ फील्ड एल प्लस एस को किसको बोलता है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट कब है, एल माइनस एस लोअर स्टेट। ठीक है, देखो अभी हमने एक गलती क्या होगा, देखो हम 7 लिखा है, 7 क्यों लिखा है भाई, हमारा एस वैल्यू क्या था, हमको पता है एन इंटू एस होता है एस वैल्यू। हाँ, हमने क्या लिखा है 2 n s 1 वैल्यू को 7 आया था, ये गलत है, हमको ए लिखना चाहिए था ना भाई, ए लिखना चाहिए था। ए वाला कितना आया था 3 इंटू, ए वाला 3 आया था ना। हाँ, इधर गलती कर चुका है हमने, देखो देखो ऐसे गलती सभी के साथ होता है। ठीक है, अब इसको साफ करके लिखो। ठीक है, 3 - 3 0 है, 0 को बीच में 6 में, मतलब इतना 0 1 2 3 4 5 6 है ना, ये सब कुछ, ये सभी जे वैल्यूज है, ये सब कुछ जे वैल्यूज है। अभी हम लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं जे वैल्यू, पूरा टर्म सिंबल कैसे लिखना है भाई, देखो मैं टर्म सिंबल पूरा लिख लेता हूं अभी नीचे। ठीक है, 2s + 1 का वैल्यू कितना आया था भाई, 7 आया था, 7 एफ 0 था, जे वैल्यू 0 था, उसके बाद 7f 1 था जे वैल्यू 1, 7f 2 था, 7f 3, 7f
4 7f5 7f6, ठीक है, ये सब कुछ टर्म सिंबल्स है, सभी टर्म सिंबल्स है, लेकिन हमको कौन सा लेना है, ए लेना है, क्योंकि L माइनस एस होता है ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होता है L माइनस एस, ठीक है, ये L प्लस एस है, ठीक है, ठीक है, ये L प्लस एस होता है नॉर्मल स्टेट के लिए, ठीक है। चलो अब देखो हमारा आंसर आना चाहिए 7f0 है, ठीक है, अब देखो कहां पे है भाई 7f0, ऑप्शन है में ना, देखो हाँ हमारा मिल गया पहला वाला, ठीक है। देखो भाई हम चलेंगे कौन से ऊपर, सेकंड पे ऊपर, देखो सेकंड वाला ध्यान से पढ़ो क्या पूछ रहा है, सेकंड वाला में पूछ रहा है कि which of the following compound would be drawn most strongly into magnetic field, भाई किसको मतलब मैग्नेटिक फील्ड कब ड्रॉ होता है भाई, देख किसी कोई एलिमेंट के पास, कोई कोई एलिमेंट के पास उसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो ज्यादा ऊपर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, उसको ज्यादा ड्रॉ करता है मैग्नेटिक फील्ड। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होता है, उस एलिमेंट के पास, उस एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, उसको ज्यादा ड्रॉ करता है, मोस्टली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ड्रॉ करता है उसको, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए आसान तरीका है कि सभी का मैग्नेटिक फील्ड, सभी का अनपेड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो, किसका ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका उसका ही आंसर, उसको मोस्ट स्ट्रांगली ड्रॉ करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो किसका, which of the following compound would be drawn most strongly into a magnetic field, ठीक है। अब देखो टाइटेनियम Cl4 है, उसका कितना भाई, टाइटेनियम Cl4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, टाइटेनियम +4 आता है ना, ये +4 आता है टाइटेनियम +4, क्योंकि Cl4 है, इसका ऑक्सीडेशन फाइंड करो, +4 आता है ना, देखो X है -4 है, -4 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू +4 है, ठीक है। उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है भाई, टाइटेनियम +4 है ना, +4 ऑक्सीजन स्टेट है, इसका मतलब कि पहले टाइटेनियम का कितना ऑक्सीजन स्टेट था, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, स्कैंडियम था टाइटेनियम था, मतलब कि ये D2 था, सॉरी 3D2 था, 4s2 था, ठीक है। अभी +4 ऑक्सीजन स्टेट का मतलब कि इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D0 है, 4s0, मतलब कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। टाइटेनियम के पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो वेनेडियम Cl3 के पास कितना है भाई, वेनेडियम देखो, वेनेडियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना है भाई, सॉरी वेनेडियम Cl3 का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, हमको पता है वेनेडियम +3 ऑक्सीजन स्टेट। पहले वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ये तो 3D3 था और 4s2 था, अभी +3 के होने के बाद होता है 3D2 है, 4s0 है, मतलब कि इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, चलो ठीक है, उसके पास है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो FeCl2 का, FeCl2 का देखो भाई, देख लेंगे FeCl2 का, सॉरी FeCl2 का ऑक्सीजन स्टेट पहले कितना होता है भाई, अब देखो ऑक्सीजन स्टेट -2 है, इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू +2 है ऑक्सीजन स्टेट, इसका मतलब कि Fe+2 है। पहले Fe का कितना क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन था, आयरन तो 3D6 होता है भाई, 4s2 है ना, 3D6 4s2 है, तो इसका ऑक्सीजन अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D5 है, सॉरी 3D6 है, 4s0 है, क्योंकि आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुका है, +2 ऑक्सीजन स्टेट है, किसी को दिया होगा, ठीक है, इसके लिए इतना होता है। अभी इसमें चेक करो कितना है भाई, 1 2 3 4 5 हो गया, और एक मतलब कि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है,
4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कॉपर Cl2 का कितना है भाई? Cl2 का Cl2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 3d9 है, 4s2 है, लेकिन Cu+2 का कितना है भाई? Cu+2 का 3d9 होता है, 4s0 होता है। हाँ, अब देखो ये कितना फील्ड हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देख अभी कितना बचा हुआ है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। इसका मतलब कि 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि इसके पास ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हमारा आंसर मिल गया। देखो भाई कितना था? टाइटेनियम Cl4 के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आयरन के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। कॉपर के पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन का है। मतलब इसका मतलब कि कॉपर के पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन का है। उस अनपेड इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता है, जबरदस्ती से उसको उससे साथ उसके लेता है। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा आंसर होता है सी, ऑप्शन सी। देखो क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी ड्रॉन मोस्ट स्ट्रांगली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड? कब ड्रॉ करते हैं भाई? उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उस टाइम के वो ड्रॉ ज्यादा करता है। ठीक है, बस। अब चले अब चलेंगे हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग correct representation represents the balanced chemical reaction between aluminium and sulfur? अब देखो भाई, देखो अभी हम सोचते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, आराम से कर लेता है। देखो इसमें देखना है कि एल्यूमिनियम कितना है भाई? एल्यूमिनियम है 16 है, इसके पास तो एल्यूमिनियम 16 है, और इसके पास कितना है? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ना, 3 से कितना है? 24 है, इसके पास भी इतना ही है। ठीक है, मतलब ये तो करेक्ट है। इसको देख लेंगे, इसके पास भी 12 एल्यूमिनियम है, इसके पास भी 12 एल्यूमिनियम है, इसके पास भी 8 है, और इसके पास तो कम है ना? कम है क्या? नहीं, इसके पास भी सेम है, इसके पास भी सेम है, सेम नंबर ऑफ है, इसके भी सेम है, इसके भी सेम। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या होता है भाई? सभी के पास सेम बैलेंस है ना केमिकल रिएक्शन। तो हम इस मेथड से नहीं कर सकते हैं, हमको देखना है ऑक्सीडेशन क्या है। सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई? देख लो सर, देखो देखो अभी Al2S3, इसको इसको आयोन से निकालो। इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है भाई? एल्यूमिनियम का और सल्फर का क्या ऑक्सीजन स्टेट होता है? इसका होता है कि नॉर्मली 2 एल्यूमिनियम 3+ है, और 3 2 एल्यूमिनियम 3+ है, प्लस 3 सल्फर 2- है। मतलब कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या है भाई? +3 है। सल्फर का क्या है भाई? -2 है। मतलब कि हमको पता है नॉर्मली एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीजन स्टेट में ज्यादा प्रेफर करता है, और सल्फर भी -2 ऑक्सीजन स्टेट में प्रेफर करता है। ठीक है, समझ रहे आपको? हाँ, लेकिन इसमें क्या गलती है भाई? देखो ये तो हम कर लिया। अभी इसमें क्या गलती है भाई? इसमें वही तो गलती है ना, 3 एल्यूमिनियम 2+ है, तो ये बड़ा गलती हो गया। +2 ऑक्सीजन स्टेट आ गया एल्यूमिनियम के ऊपर। दिस इज रॉन्ग। एक्चुअली एल्यूमिनियम प्रिफर्स +3 ऑक्सीजन स्टेट, वी नो अबाउट दिस, राइट? And sulfur prefers 2- oxygen state, but here it is showing 3-, ये भी गलती है, ये गलती हो गया। अब देखो इसमें क्या है भाई? इसमें देखो, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, ये भी गलत है। और इसको देखो, इसको दिखा रहा है कि एल्यूमिनियम 2+ है, और सल्फर है माइनस है। देखो ये भी गलत है ना। हाँ, अब देखो हमारा आंसर आ गया है। क्यों भाई? देखो मैं दोबारा बोल लेता हूं, आपको उधर कंफ्यूज हो चुका होगा। अभी नॉर्मली एल्यूमिनियम होता है ना, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कितना चार्ज होना चाहिए? A2S3। ठीक है, ये कैसे होता है भाई? आयोन्स कैसे फॉर्म होता है? अभी ये आयोन्स नॉर्मली 2 एल्यूमिनियम 3+ है, ये 3 है, इसके ऊपर 3 आ जाएगा, और एल्यूमिनियम तो 2 ही था। अब देखो, अब कितना सल्फर है? 3 सल्फर है,
सल्फर है और कितना चार्ज आना है, -2 चार्ज आना है बस। ये वाला हमारा नॉर्मली ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। ऑलवेज अल्यूमिनियम शोज +3 ऑक्सीजन स्टेट एंड सल्फर शो करता है -2 शो करता है, ठीक है। इसका मतलब कि +3 है, +3 है अल्यूमिनियम का चार्ज है, ठीक है। +3 अल्यूमिनियम का चार्ज है, -2 सल्फर का चार्ज है। ये कहाँ पे हो वो वाला ठीक है, लेकिन कहाँ पे नहीं है वो गलत है। अब देखो, अब मैं तो वही तो बोल रहा था ना, ऑप्शन ए में O+3 वाला और -2 वाला चांसेस है ना। लेकिन ऑप्शन बी में ऑपोजिट हो चुका है, मतलब कि एल्यूमीनियम के लिए +2 आ चुका है, सल्फर के लिए -3 चार्ज आ चुका है। ये तो गलत है भाई, एल्यूमीनियम तो इतना नहीं दिखाता है, सल्फर भी नहीं दिखाता है। इसका मतलब कि हमारा टी का आंसर क्या है, अभी हमारा टी का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। समझ रहे हो आप। चल हम चलेंगे फोर्थ के ऊपर। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे ऊपर चलेंगे। देखो फोर्थ में क्या पूछ रहा है, फोर्थ में पूछ रहा है कि when two ionic compounds are dissolved in water, a double replacement reaction can। आयोनिक कंपाउंड था, वो वाटर में कंप्लीट डिसॉल्व हो चुका है, अभी वो डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कब दिखाता है, वही तो पूछ रहा है ना। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या भाई, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि डबल रिप्लेसमेंट मतलब क्या है, मतलब कि द कैटायंस एंड एनायंस ऑफ अ टू कंपाउंड स्विच प्लेसेस। ये तो नॉर्मली साइंटिफिक डेफिनेशन होता है, लेकिन हमको साइंटिफिक डेफिनेशन के क्या फायदा है भाई। अभी इसको पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक डेफिनेशन लेके क्या करना है, नहीं, हम लॉजिकली थिंक कर लेंगे, लॉजिकली सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि ए और बी आयन था, उसके बाद सी और डी आयन था, ये दोनों रिप्लेसमेंट डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन ओके, ये वाला डी आ जाता है और सी वाला बी के पास आ जाता है। इसका मतलब कि ये सी दोनों कैटायंस था और बी और डी एनायंस था। अभी इसका आयंस बदल चुका है, मतलब कि पहले इधर था डी, उसके बाद अभी इधर गया। इसका मतलब कि रिप्लेसमेंट हो चुका है 2 बार, मतलब कि पहले डी हो चुका है उसके बाद बी हो चुका है, मतलब दो बार रिप्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी इसको एक एग्जांपल देख लेंगे, डबल रिप्लेसमेंट का क्या होता है। डबल रिप्लेसमेंट का एग्जांपल होता है कि AgNO3 था और NaCl था। अभी ये क्या हो जाएगा, अभी AgCl है और सोडियम नाइट्रेट, बस देखो यही डबल रिप्लेसमेंट है ना, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो चुका है। अभी देखो, अब हमारा क्वेश्चन पे आ जा, क्या पूछ रहा है, when two ionic compounds are dissolved in water a double replacement reaction कब होता है भाई, होता है क्या। देखो कब, मतलब आयॉन्स नीचे, मतलब वो पानी के अंदर आयॉन्स आ गया, क्या होता है भाई, पूरा डिसॉल्व हो जाता है ना आयॉन्स। हाँ, मतलब कि नेवर अकर सिंस ऑल आयॉन्स इन वाटर आर स्पेक्टेटर आयॉन्स, ये होता है क्या, ऑप्शन ए होता है क्या। मतलब कि अब देखो हमारे पास आयॉन्स था, आयोनिक कंपाउंड था, आयनिक कंपाउंड को मैं क्या किया, मैं तो पानी के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल के बाद क्या हो गया, आयॉन्स पूरा डिसॉल्व हो चुका है ना। उसके मतलब कि हमारे पास हम के लिए आयॉन्स नहीं मिलता ना अभी। आयॉन्स रिप्लेसमेंट होने के लिए पहले आयनिक कंपाउंड होना चाहिए ना, रिप्लेसमेंट होने के लिए। बट वी डोंट हैव एनी आयनिक कंपाउंड इन अ डिसॉल्व्ड, when it is dissolved in a water we don't have ionic compound, so how the replacement reaction takes place। हाँ, अब सोचो क्या है, हमारा हमको ये नहीं बोला है कि हमारा एनी कंपाउंड वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है और नहीं होता है, वाटर के अंदर जाके प्रेसिपिटेट भी हो सकता है, वहां पे जाके कुछ और ही बना सकता है, पीपीटी बना सकता है, सॉलिड क्रिस्टल्स बन सकता है, कब कोवेलेंट बॉन्ड बना के रिप्लेसमेंट भी बन सकता है। हाँ, हमारा ऑप्शन पे आ जाना, क्या बोल रहा है, नेवर अकर सिंस ऑल आयंस इन वाटर आर स्पेक्टेटर आयंस, ये भी गलत है भाई, क्यों, ऐसे क्यों नहीं होता है, ऐसे हो सकता है कब, लेकिन देख पूरा आयंस ही नहीं डिसॉल्व हो चुका है ना, और भी आयनिक कंपाउंड है पानी के अंदर, क्योंकि पूरा हमारा आयन डिसॉल्व नहीं हुआ है। अब देखो अकर इफ टू ऑफ द आयंस फ्रॉम एन इनसॉल्युबल आयनिक कंपाउंड व्हिच प्रेसिपिटेट आउट अ सॉल्यूशन, नहीं देख पूरे
टू ऑफ द आयोन्स फ्रॉम अ इनसॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स, नहीं टू ऑफ द आयोन्स हो तो क्या कुछ फायदा नहीं है भाई, हमें 4 आयोन्स चाहिए ना, डबल रिप्लेसमेंट होने के लिए हमको 4 आयोन्स चाहिए, 4 आयोन्स चाहिए, है ना, नहीं हो सकता है। अब फोर थर्ड देखो, अकर इफ द आयोन्स रिएक्ट टू फॉर्म अ गैस व्हिच बबल्स आउट द सॉल्यूशन, नहीं भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है। आयोन्स तो गैस कैसे हो सकते हैं भाई, अंदर पानी के अंदर घुस गया तो अभी गैस कैसे फॉर्म हो सकता है, और बबलिंग करके कैसे आ सकता है, नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो लास्ट वाला पॉसिबिलिटी, अकर ओनली इफ द आयोन्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ईच अदर, हाँ भाई कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है ना, डबल रिप्लेसमेंट हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया तो डबल रिप्लेसमेंट का चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, समझ रहे हो, बस और ऑप्शन है डी। चले, आपको पता हो गया होगा, see I'll explain you once more, when they give any compound is dissolved in a water, but we don't know the nature of any compound, that any compound may be dissolved in water completely or it can be partially soluble or it cannot be dissolved, okay, वो डिसॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम पानी के अंदर डाल चुके हैं, अभी पानी के अंदर डालने के बाद what happens, will that give a double replacement reaction? Yes, there's a chances of double replacement reaction when they form a covalent bond, okay. In option they are telling that when there is never, that's not possible, no it is possible, because like all the ions are not dissolved, because we don't know that our compound is completely dissolved or not, okay, fine। Let's go for the fifth question, okay, चले, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, which Bronsted acid H2O or H2S is a stronger acid and why is the stronger acid? चले अब देख लेंगे भाई, आपको पता होना चाहिए ना H2O और H2S इस दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए क्राइटेरिया होना चाहिए कि H2O H प्लस ब्रॉन्सेड एसिड मतलब कि प्रोटॉन डोनर होता है ना, हाँ प्रोटॉन को डोनेट करना होता है, और OH माइनस फॉर्म हो गया, चल ठीक है बढ़िया है। और H2S देखो H प्लस हो गया प्लस SH माइनस फॉर्म हो गया। अब प्रोटॉन डोनेशन के बाद होता है ना कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट स्टेबल हो गया, that is more acidic. After donation of a proton, if the anionic compound formed after donation of proton, that should be a more stable. If it is more stable, then that acid is stronger acid. देखो हमारे लिए कौन सा कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस मिल गया, अभी H2O प्रोटॉन डोनेट होने के बाद OH माइनस मिल गया, और H2S डोनेशन के बाद H प्लस प्लस SH माइनस मिल गया। अभी इस दोनों कंपेयर करो, इस दोनों में कौन सा स्टेबल है, दोनों में कौन सा स्टेबल है, कंपेयर फॉर स्टेबिलिटी। देखो ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये तो स्मॉल साइज है, ऑक्सीजन है स्मॉल साइज है, ठीक है, स्मॉल साइज है, वो क्या करता है, वो इजीली H प्लस डोनेट नहीं करता है, इजीली H प्लस डोनेट नहीं करता है, लेकिन SH है ना, SH माइनस है ना, S है लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज है ना, इसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय अ सल्फर ड्यू टू लार्जर साइज, लार्ज साइज है, नेगेटिव चार्ज घूम सकते हैं ना, सल्फर तो बड़ा साइज है, नेगेटिव चार्ज पूरे सल्फर के साथ घूम सकते हैं, मतलब कि ये तो स्टेबिलिटी बना रहा है, मतलब कि सल्फर कुछ स्टेबिलिटी बना रहा है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ये तो इतना स्टेबल नहीं होता है, लेकिन सल्फर के पास ज्यादा लार्जर साइज है तो ये स्टेबल बन सकता है, इसका मतलब कि सल्फर है स्टेबल है, सल्फर SH माइनस इज स्टेबल, इट मींस दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। हम चले ऑप्शन के ऊपर, क्या पूछ रहा है, विच ब्रॉन्सेड एसिड H2O और H2S इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड,
एंड व्हाई इट इज द स्ट्रॉन्गर एसिड। अब देखो H2O स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं, ये तो हमारा पॉइंट पहला वाला पॉइंट ये गलत है, क्योंकि H2O स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है। और H2O स्ट्रॉन्गर एसिड बिकॉज H2S हैज अ गैस एंड गैस आर नॉट एसिड्स, नहीं ये भी गलत है। लेकिन अब देखो इधर H2S इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, H2S स्ट्रॉन्गर एसिड, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में दोनों में दिया है H2S स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। ऑप्शन डी में देखो, ऑप्शन डी में H2S स्ट्रॉन्गर एसिड because it is a heavier molecule and therefore has more energetic solution। नहीं नहीं भाई नहीं, ये तो पॉइंट ही नहीं आता ना, ये तो कुछ अलग ही दिया है। क्या दिया है? हेवियर मॉलिक्यूल है इसलिए तो इसका मोर एनर्जेटिक सॉल्यूशन होता है। नहीं, अब सी के देखो, सी क्या पूछ रहा है, सी क्या बोल रहा है, H2S is a stronger acid because the hydrogen sulfur bond is much weaker than a hydrogen oxygen bond due to greater difference in the atomic orbital energy levels। हाँ भाई ये सही है, मैंने बोला है ना, सल्फर सल्फर बड़ा साइज है, इसका मतलब कि उसका साइज लार्जर है, उसका ऑर्बिटल्स भी ज्यादा है ना। देखो सल्फर का क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सल्फर क्या है भाई, सल्फर होता है 3p होता है ना, सल्फर 3p होता है, 3p4 होता है। ऑक्सीजन क्या होता है भाई, ऑक्सीजन होता है 2p4 होता है। इसका मतलब कि देखो ऑर्बिटल लेवल है ना, इसका ज्यादा है, ऑर्बिटल लेवल सल्फर का ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। इसका मतलब कि ये इजीली करता है, इजीली H प्लस डोनेट कर सकता है सल्फर। इफ H इजीली डोनेट्स द H प्लस देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए हमारा आंसर बन गया ऑप्शन सी है, ठीक है। चले हम चलेंगे 6 के ऊपर। हम चलेंगे 6 के ऊपर। 6 क्या बोल रहा है भाई, 6 बोल रहा है कि द कॉमन फीचर्स अमॉन्ग द स्पीसीज CN CN CO NO, ठीक है। अभी इसका पहले आप देख लो, इसका क्या क्या हो सकता है। इसका नॉर्मली पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो ना हो वो देख लो पहले। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, वीक फील्ड लिगेंड है क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या, वीक फील्ड लिगेंड है क्या, और बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसका। पहले हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। CN का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई, CN का इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भाई, CN के इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्सीजन के पास तो 6 है। 6 प्लस 7 कितना हो गया, 6 प्लस 7 हो गया 13 है, ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चले CO को कितना भाई, एक्चुअली वो CN माइनस होना चाहिए इसका। हाँ ये तो गलत दिया है, गलत नहीं मतलब प्रिंट नहीं होगा, CN माइनस है। देखो ये CN माइनस है और NO प्लस है, ठीक है। हाँ ये NO प्लस है, ठीक है। अब देखो CN माइनस था मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन को 7 है, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना था, नाइट्रोजन था 7 है, ठीक है, मतलब कि इसका 14 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए ना। हाँ इसका 14 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अभी CO का देखो, ऑक्सीजन का तो 8 है, 8 प्लस 6 कितना है, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है। अभी NO प्लस को देखो, NO प्लस ऑक्सीजन का तो 8 है, नाइट्रोजन का तो 7 है, -1 करो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। इसका मतलब कि दिस 3 आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर, मतलब कि तीनों है ना, तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर है, ठीक है भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा है उसको ऊपर लगा दो, टिक लगा दो, ठीक है। उसके बाद देख लो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, मैंने आपको ये ट्रिक बोला था, आई हैव टोल्ड यू दिस ट्रिक्स राइट। When the 40 electrons is there, the bond order will be 3, then goes on decreasing. Then if it is 13, it will bond order will be 2.5. If it is 15, bond order will be 2.5. For 16, bond order will be 2. For 12, bond order will be 2. Okay, fine. So we have all our same what number of electrons. So the bond order is also same. चल ठीक है भाई, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, सभी का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए ये तीनों स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड लिगेंड भाई, ये तीनों नहीं है, ये दोनों है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये दोनों है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये NO प्लस है वीक फील्ड लिगेंड। इसका मतलब कि हमारा कंपैरिजन में बॉन्ड ऑर्डर ठीक है
और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक है, इसको मतलब कि ऑप्शन है ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड है सभी, नहीं ये तो गलत है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सभी, वो भी गलत है। ये तीनों गलत है, ये तीनों गलत है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है Cn माइनस है, ओ CO है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन NO है वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। आपको आंसर पता हो गया होगा, ठीक है। बस ये तो सिंपल है, आसान तरीका है। इतना आसान तो तरीका आपको नहीं मिलता, ठीक है। बस डायरेक्ट मतलब टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ठीक। और एक देखो, ये देखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको पता है बॉन्ड ऑर्डर किसके ऊपर डिपेंड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, इतना ही बॉन्ड, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है ना बॉन्ड ऑर्डर। हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही आ चुका है ना, तीनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम ही आ चुका है, 14 ही आ चुका है ना। मतलब कि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आना चाहिए ना। डायरेक्टली हम ऐसे बोल सकते हैं बॉन्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, मतलब कि बॉन्ड ऑर्डर दोनों सेम है, तो आंसर बस एक 5 सेकंड में, 5 सेकंड में यू कैन आंसर दिस टोटल कंप्लीटली। Okay, in 5 seconds you can find the number of electrons of this and you can tell the bond order also. Okay, fine. Just go with the 7th question. देखो 7th question क्या पूछ रहा है भाई? The central atom in a BRFI as central atom in BRFI as a dash bonding pairs, मतलब bond pair कितना है सेंट्रल एटम का, और एंड डैश नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर्स। हाँ देखो भाई, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, किसका? BRFI का। देखो पहले हम BRFI का स्ट्रक्चर लिख लेंगे, ठीक है। BRFI, ठीक है, ब्रोमीन है। पहले इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हाँ, अब देखो कितना बॉन्ड था, या 5 था। देखो पहले बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बॉन्ड बन गया, और एक लोन पेयर है, ठीक है। अब एक लोन पेयर है, 1 लोन पेयर, ठीक है, 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर, 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर है ना, 1 नॉन बॉन्डिंग पेयर। और अब देखो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होता है भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखो अब कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना, 5 पेयर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है। अब देखो भाई 5 पेयर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है, उसके बाद वन नॉन बॉन्डिंग पेयर है। इसका मतलब कि हमको पता चल गया है इसका बॉन्डिंग पेयर्स कितना है भाई, 5 बॉन्डिंग पेयर्स है, और नॉन बॉन्डिंग पेयर कितना है, एक नॉन बॉन्डिंग पेयर। इसका मतलब कि ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी है ना, देख लो ध्यान में, देख लो ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो समझ रहे ना आपका, बस इतना है। एक कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, बोल सकते हैं आप एक कौन सा स्ट्रक्चर होता है, देख लो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है। ये होता है कौन सा, देख लो, स्क्वायर पिरामिडल होता है ना, स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है, और ज्योमेट्री होता है ऑक्टाहेड्रल, है ना। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हम क्या देखना है, ज्योमेट्री के लिए क्या देखना है, इंक्लूड्स लोन पेयर है ना, इंक्लूड्स लोन पेयर। इसके लिए लोन पेयर नॉट इंक्लूडेड, नो लोन पेयर इंक्लूडेड, ठीक है। बस हमारा आंसर मिल गया, स्ट्रक्चर भी मिल चुका है। अब देखो 8 क्वेश्चन के ऊपर आ जाना। देखो भाई 8 क्वेश्चन के ऊपर, which of the following best represents the three-dimensional view of a NH2 minus, ठीक है।
NH2 माइनस का 3 डायमेंशनल व्यू कैसे दिखता है भाई? देखो कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है, पूछ रहा है। ठीक है, हाँ देखो 3 डायमेंशनल व्यू कैसे दिखता है भाई? स्ट्रक्चर में कुछ गलत गलत दिया है। ठीक है, ए लोन पेयर इधर होना चाहिए। ठीक है, और इसका एक इधर है। हाँ बस ठीक है। देखो अभी पहले स्ट्रक्चर के पहले, ऑप्शन के पहले हम पहले खुद स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। ठीक है, अब NH2 माइनस के पास देखो, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितने है भाई? नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है। ठीक है हमारे पास, लेकिन एक तो लोन पेयर था और एक एक बना के हम इसको पता था, हम इसको sp3 बना देते हैं। लेकिन अभी एक इसके लिए, ये NH3 के लिए था, लेकिन हमारे पास एक नाइट्रोजन नहीं है, लेकिन एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब कि 2 आ चुका है और एक हाइड्रोजन है, मतलब कि ऑक्सीजन टाइप, ऐसे ऑक्सीजन टाइप ऐसे पता है, H2O का ऐसे ही आता है, H2O का ऐसे ही आता है स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो कैसे भाई, एक नाइट्रोजन आता है और इसका लोन पर आता है और इसका लोन पर आता है और 2 बॉन्ड पर आते हैं। बस समझ रहे हो आपको? बस इतना ही है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, देखो ध्यान से देखो, इतना ये स्ट्रक्चर है, दोनों लोन पेयर्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स है और 2 बॉन्ड पेयर्स है। बस सेम, मतलब H2O भी ऐसे दिखते हैं ना, H2O भी ऐसे दिखता है ना। हाँ बस ऐसे ही है। देखो अभी कहाँ पे है, ऐसे ही वाला है ना, यही वाला है ना। हाँ चले, हम चलेंगे अभी 9th क्वेश्चन के ऊपर। आपको पता हो गया ना ये वाला आंसर, ये तो बस बहुत आसान है। अभी हमारे पास NH3 नहीं है, sp3, लेकिन इसका भी sp3 हाइब्रिडेशन है। इसका भी क्या हाइब्रिडेशन है भाई? इसका भी sp3 हाइब्रिडेशन है। ठीक है, हमको पता है हाइब्रिडेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम हाइब्रिडेशन के लिए हम लोन पेयर्स भी कंसिडर करता है और नॉन बॉन्डिंग पेयर्स पे इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं ना। हाँ, इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, अब चले भाई कौन से ऊपर, अब 9 क्वेश्चन पे ऊपर चले। पढ़ो एक बार 9 क्वेश्चन, क्या देखो पढ़ो एक बार। हाँ 9 क्वेश्चन बोल रहा है, what you call an element if it has 18 electrons in a penultimate shell and 3 electrons in a outer shell। भाई पेनाल्टीमेट शेल मतलब क्या है भाई? आउटर शेल मतलब कि, आउटर शेल मतलब कि n मतलब कि लास्ट शेल, लास्ट शेल आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर शेल बोलते हैं ना। हाँ देखो अभी देखो, आउटर शेल को हम बोलते हैं n और पेनाल्टीमेट शेल को बोलता है n-1। ठीक है, देखो पेनाल्टीमेट शेल को बोलता है n-1 और आउटर शेल को हम बोलता है n बोलते हैं। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि पेनाल्टीमेट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर शेल के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। भाई हमको पता है 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया होगा, मतलब कि एक नोबल का स्ट्रक्चर है ना, नोबल गैस का। कौन सा नोबल गैस, कौन सा नोबल गैस है भाई? आपको पता होगा ना नोबल गैस कौन सा होता है? इसका नोबल गैस कौन सा होता है भाई? आर्गन होता है। उसके बाद क्रिप्टॉन आता है ना, क्रिप्टॉन का कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 18 इलेक्ट्रॉन्स है। क्रिप्टॉन के पास कितना है? 18 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि क्रिप्टॉन के बाद फिल हो रहा है, क्रिप्टॉन के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है भाई। क्रिप्टॉन के बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है, मतलब कि इसका आंसर क्या आना चाहिए? ये कहाँ पे आता है? ये कहाँ पे आता है, मतलब कि इधर पे आना चाहिए, 4s2 होना चाहिए और 4p1 होना चाहिए। आपको समझ आ रहा है क्या? देखो बस इतना ही आंसर। अभी एक क्रिप्टॉन का देखो, क्रिप्टॉन का क्या होता है? क्रिप्टॉन का नॉर्मली हमको पता है 3d10 था, सॉरी 3s1, तो 3s2, 3p6, 310, मतलब कि ए वाला, ए कौन सा है?
पेनाल्टीमेट शेल मतलब कि n-1 मतलब कि 3 4-1 n क्या है भाई, n इज इक्वल टू 4 है ना, n इज इक्वल टू 4 4-1 कितना है 3 है ना। अब देखो 3 है इधर, बस 3 है, पेनाल्टीमेट शेल में इतना है 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है, पेनाल्टीमेट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हो चुका है। अभी इसका देखो, अभी इस दोनों कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स आ चुका है, इसका मतलब कि हमारा 4s1 है, सॉरी 4p2 है, 4s1 है, सॉरी 4s2 है, 4p1 है। हमारा एलिमेंट, हमारा एटम होता है ना, वो कौन सा ऑर्बिटल का है, वो p ऑर्बिटल का है। कौन से ग्रुप में आता है, p ग्रुप में आता है। ठीक है, देखो देखो भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट है वो, क्या कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट, बस देखो। चल हम चलेंगे 10th के ऊपर, ठीक है। 10 देखो भाई, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ AuCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स आयन। हाँ भाई, ज्योमेट्री देख लेंगे, पहले ज्योमेट्री देख लेंगे इसका, ठीक है। कौन सा किसका ज्योमेट्री है, Au मतलब क्या है भाई, AuAg क्या होता है, Au होता है गोल्ड का ना, Au। हाँ देखो, एक चीज ध्यान रखना है, 3D के नीचे, 3D के अलग, 3D को छोड़ के 4D 5D आता है ना, ये एटम्स के पास स्पिन पेयरिंग होता है, स्पिन पेयरिंग टेक्स प्लेस, मतलब कि कोई भी लिगैंड हो, एनी लिगैंड, वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और वीक फील्ड लिगैंड है, कोई भी लिगैंड होगा, ये कैसे काम होता है, ये पेयरिंग करता है, स्पिन पेयरिंग करता है, वजह से, इसके वजह से स्पिन पेयरिंग हो सकता है, ठीक है। इट मींस दैट there may be any kind of ligand, it may be strong field ligand or a weak field ligand, the metal act as a pairing, ठीक है। मेटल क्या करता है, पेयरिंग करता है, ठीक है। अब कैसे पेयरिंग करता है भाई, देखो पहले कॉपर का फैमिली है ना, 5D है ना ये, हाँ 5D9 है ना, 5D9 Cl माइनस दिया, मतलब कि Au +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, ठीक है, +3 4, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, +3 ऑक्सीजन स्टेट में है, इसका तो 5D9 है, 6s2 है, इसका मतलब कि +3 ऑक्सीजन क्या होता है भाई, +3 ऑक्सीजन स्टेट होता है, 5D8 है, 4s0 है। अब लिखो ऑक्सीजन स्टेट का वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8, पेयरिंग हो गया ना, इधर पेयरिंग हो गया, हाँ अब पेयरिंग हो गया, पेयरिंग हो गया, है ना। अब देखो ये 6s0 है और ये 6p0 है, इसका एक वेकेंट है, इसका एक वेकेंट है, और इसका 2 कंसिडर कर लेंगे, इसका मतलब कि इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया भाई, क्या हो गया, DsP2 हाइब्रिडेशन हो गया ना, DsP2 हाइब्रिडेशन, समझ रहे हो। देखो ये सिंपल इजी का चीज है, कैसे, वी नो दैट silver, sorry, gold act as a gold act as a pairing, gold shows a pairing whether it can be a strong field ligand or a weak field ligand. We know that after 4D and 5D series, like greater than 3D, all below 3D groups, below 3D, all metals act as a spin pairing, okay, where it takes a spin pairing, so spin pairing के वजह से वो क्या होता है, spin pairing हो जाता है ना, लिगेंड्स क्या करता है, स्पिन पेयरिंग कर लेता है, इसके वजह से हमारा आता है DsP2 हाइब्रिडेशन है, ठीक है। क्या होता है भाई, DsP2 हाइब्रिडेशन, DsP2 हाइब्रिडेशन किसका है, स्क्वायर प्लेनर का, और ट्रिगोनल मोनोपिरियोडल भी नहीं है, टेट्राहेड्रल ये sp3 है, इसका भी नहीं है, और सीसॉ भी नहीं है, हमारा आंसर आ गया स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ठीक है भाई। चल हमारा आंसर आ गया स्क्वायर प्लेनर। चले हम 10 क्वेश्चन से हम शुरू कर लेंगे अगला सेक्शन में, ठीक है। चलो चलो स्टूडेंट्स,
थैंक यू वन एंड ऑल। अभी 10 क्वेश्चन तक किया है हमने। आज तो हमारा सेक्शन अच्छा भी नहीं हुआ, फिर भी ठीक है, हम कर लेंगे। हम अब और कोशिश करता हूं मैं आपको पूरा समझ आने के लिए, ठीक है। अब इतना क्वेश्चन हो चुका है ना, आप लोग कमेंट कर सकता है, ठीक है। आपको कोई कोई भी डाउट हो, मैं दोबारा अच्छे से वीडियो बना के आपको कोई 10 क्वेश्चन में कोई भी गलत हो गया और कोई भी आपको डाउट हो गया, आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं। अच्छा नहीं हो, बुरा हो, आप बोल देंगे, हम दोबारा वीडियो करके आपको भेज देंगे, ठीक है। बस आपका अभी 10 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर लो, ठीक है। हम उस कमेंट को रिव्यू करके हम और एक वीडियो भेजते हैं, ठीक है। बस ठीक है गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वन एंड ऑल।